नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा देश के 6 राज्यों में फैली 7 विधानसभा उपचुनाव के बारे में, जिसको लेकर कल चुनाव परिणाम आए और उसको लेकर समीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में TMC पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सीट छीन ली है। झारखंड में झारखंड मुक्त मोर्चा और आसू के उम्मीदवार ने चुनाव जीता है। केरल में कांग्रेस पार्टी ने राज्य में पदस्थ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के उम्मीदवार को भारी बहुमत से हराया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट बरकरार रखी है। सबसे और त्रिपुरा की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की अति महत्वपूर्ण घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत से जीती। ये ऐसे चुनाव परिणाम रहे जो कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को बनने के बाद हुए हैं। निश्चित तौर पर इन चुनाव परिणामों ने न सिर्फ सत्ता दल को चौंकाया है, बल्कि जो लोग ये मानते थे कि जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव हरदम सत्ता दल के पाले में जाते रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश, केरल आदि के परिणामों को जरूर सोचना चाहिए। झारखंड, बंगाल और उत्तराखंड में जो सीटें सत्ताधारी दल ने जीती हैं, उसको और त्रिपुरा भी आप जोड़ लीजिए तो उनके लिए ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव में अधिकांश सत्ता दल को लाभ मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा समीक्षा घोसी, उत्तर प्रदेश की जो घोसी विधानसभा की सीट है उसको लेकर है। हालांकि घोसी विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी ने बरकरार रखी थी। दारा सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन सत्ता बदल के द्वारा उनके भाजपा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने करीब 43,000 वोटों से उनको चुनाव हरा। मैं बात कर रहा था घोसी विधानसभा सीट की। तो घोसी विधानसभा सीट में जो हार का मुंह देखना पड़ा है, वो आखिर उसके लिए दोषी कौन है? क्या प्रदेश की सत्ताधारी सरकार दोषी है, या पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी दोषी है, या केंद्र की कुछ नीतियां रहीं जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ थी? आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल में ही सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करूंगा। जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से सुविधाएं तो बढ़ी हैं, कार्यालय जिले जिले में बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
कि कार्यकर्ताओं की जो इज्जत है वो कमज़ोर हुई है, क्योंकि पूरा का पूरी पार्टी केवल एक व्यक्ति के पीछे खड़ी है। पहले ये सामूहिक नेतृत्व का मामला होता था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ये मामला व्यक्तिवादी होता गया। एक व्यक्ति ही पूरे चुनाव जिताने का ठेका लेता है और कार्यकर्ता सिर्फ उनके बताए रास्ते पर चलता रहता है। तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घोसी में 86,000 वोट मिले थे और अब की बार उनका प्रत्याशी सिर्फ 81,000 वोटों पर सिमट गया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि खुद का भी वोट भारतीय जनता पार्टी का नाराज हुआ, जिसने कि अपने दल के प्रत्याशी को देने के बजाय या तो अन्य दल में वो शिफ्ट हुए हैं या उन्होंने मतदान केंद्र पर जाना ही उचित नहीं समझा। हालांकि नोटा के केवल 600 वोट हैं। तो इस प्रकार कार्यकर्ताओं की नाराजगी रही नंबर 1। और नंबर 2, जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो खुद को लाइमलाइट में लाके जो राज्यों के नेता हैं उनको बाईपास करके जिस प्रकार अन्य दलों से आए लोगों को शामिल किया जाता है, उसका भी एक ये नतीजा है। आप सभी लोग जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान इसी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुके हैं। दारा सिंह वन मंत्री थे और ओम प्रकाश राजभर भी तो कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन इन लोगों ने दल बदल किया। दल बदल करना कोई वैसी बात नहीं है भाई, दल छोड़ते हैं, नेता आते हैं जाते हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का चयन किया था, दारा सिंह चौहान ने जिस तरह से वो किया, और केंद्रीय नेतृत्व ने बिना मुख्यमंत्री के पूछे या उनकी राय लिए बिना दोनों लोगों को सन 2024 के चुनाव के मद्देनज़र अपने दल में शामिल किया, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात से नाराज़ थे। उन्होंने दोनों नेताओं के आने पर इन लोगों को बधाई भी नहीं दी अपने दल में शामिल होने। हालांकि वो घोसी विधानसभा में उन्होंने रैली करने गए थे, लेकिन जो अंदर खाने की नाराज़गी चलती रही, उस नाराज़गी का ये असर रहा कि आज घोसी में पार्टी प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। कार्यकर्ताओं की नाराज़गी की बात मैंने आपको बता दी। और दूसरा ये है कि आप किसी भी दल से प्रत्याशी को ले आएंगे और उसे अपने दल का टिकट दे देंगे और उस टिकट के बल पर वो फिर से जीतकर आपके साथ मंत्री बन जाएंगे। आखिर उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जिन्होंने वर्षों से एक छोटे से पद के लिए या छोटे से चुनाव लड़ने के लिए आस लगा रखी। आखिर सोचना चाहिए, अगर केंद्र सरकार इसी प्रकार अपनी योजनाओं को चलती रही। और मैं आपको यहाँ एक जानकारी और दे दूँ कि जब यहाँ चुनाव हुआ था, चलिए कोई बात नहीं, बिना पूछे आपने मुख्यमंत्री से लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कोई निर्णय भी ले लिया। घोसी चुनाव में आपने चुनाव कराने के लिए पार्टी के ही एक प्रेक्षक भेज दिए जो यहाँ पे चुनाव देखेंगे, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री मंत्री आज जो घोसी में दिन रात एक कर रहे थे, वो लोग उनके अंडर में काम करेंगे। ये भी एक केंद्र सरकार की कमी रही, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। आज ये भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में
देवगौड़ा की पार्टी से समझौता कर लिया है और उन्हें 4 लोकसभा की सीटें देने पर हामी भरी है, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो एक एक सीट के लिए जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है और वहाँ के कार्यकर्ताओं और छत्रपों को, जो उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है उन कार्यकर्ताओं से, और बाद में जब वो उसी दल में शामिल हो जाते हैं तो वो मंच पर बैठ जाते हैं और जो पार्टी का वफादार कार्यकर्ता है वो सिर्फ चरण चुम्बन करता रहता है और दरी पल्ली ही पार्टी की बिछाता रहता है। तो ये नाराज़गी जो देखने को मिली, मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को सत्ता बचाने के लिए इस तरह के निर्णय लेती जा रही है जो न तो दल के हित में है न कार्यकर्ताओं के हित में है। लेकिन पार्टी नेतृत्व को ये लगता है कि केवल एक व्यक्ति ही पूरे देश का चुनाव जिता के रख दिया। आज जो घोसी में चुनाव परिणाम देखने पर मुझे तो आशा थी कि पार्टी नेतृत्व इस बारे में कुछ समझबूझ करेगा, लेकिन जिस तरह कर्नाटक में कार्यकर्ताओं को बाईपास करके, वहाँ के छत्रपों को बाईपास करके जिस तरह की देवगौड़ा की पार्टी से गठबंधन किया गया, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये तो 2024 के उसमें ही जानना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के संदेश भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद जदयश में जा रहे हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही एक आध सीट का फायदा हो, हालांकि पिछली बार भी उनके पास 25 लोकसभा की सीटें थीं, अब की बार वो केवल 24 सीटों पर लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर अब की घाटा तो होना ही है लोकसभा सीटों में। लेकिन उन्हें भले ही फायदा हो जाए, लेकिन जो जदयश है, जो देवगौड़ा जी की पार्टी, उसको निश्चित तौर पर घाटा होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मात्र मुस्लिम लोगों ने इसलिए जदयश को वोट नहीं दिया था कि वो बताई जा रही थी कि अगर उसको वोट देने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। अब जब खुले में वो पार्टी समझौता कर रही है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ये दांव भी उसे उल्टा पड़ने वाला है। उसे भले ही, मैंने आपसे बताया कि उससे भले ही फायदा हो जाए, लेकिन जो ओवरऑल स्तर पे है उससे जदयश को हमारे ख्याल घाटा होगा, क्योंकि इनके तो वोट ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन उनका जो बेस आधार था, किसान कम्युनिटी और मुसलमान जो उनके साथ जुड़ता था, जो उनका एक आधार उन्होंने बना रखा था, वो हमारे ख्याल में वहाँ उनका घोसी में कल जिस प्रकार संजय निषाद आदि लोगों ने भी बिना नाम लिए जिस तरह से आलोचना की कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने पार्टी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर अभी ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहेगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने अपनी नीतियां न बदली, मैं ये बार बार आपको कह रहा हूं, क्योंकि 2024 में विधानसभा के चुनाव होने नहीं जा रहे, ये लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अगर कार्यकर्ताओं की यूं ही उपेक्षा जारी रही तो जो रिजल्ट अभी घोसी में दिखाई दिए हैं, वही रिजल्ट उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई देंगे, ये बात आप तय मान लीजिए। खैर, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उनके आपसी उसमें सरफटौल चल रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उसमें भी क्षेत्रीय छत्र, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो 20 साल से करीब मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, उनको भी बाईपास करके टिकट काटने का
योजना है। राजस्थान में वसुंधरा राजे को पूछा नहीं जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास रमन सिंह के अलावा कोई बड़ा नेता है नहीं, रमन सिंह की पूछ नहीं हो रही। निश्चित तौर पर ये 3-4 जगह की जो मैंने बात बताई, अगर उन्होंने केवल गुजरात और उत्तर प्रदेश ही ऐसा है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत आशाएं, अगर यूपी में भी फेल होती है पार्टी, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि 2024 में तीसरी बार मोदी का सत्ता पाने की योजना अगर ख्वाब रह जाए तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।